हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम की क्लास। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th हिंदी क्षितिज मेघ आए कविता के प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। जो भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं प्लीज लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें। क्लास को बंक करने की तो बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है और अगर आप बीच में क्लास को छोड़कर चले जाते हैं तो आप कई प्रश्नों के उत्तर खुद से लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दुर्गा पाल मैम की क्लास की वीडियो में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए जाते हैं। मेरा मकसद ये रहता है कि आप जब भी इन प्रश्नों के उत्तर टेस्ट में लिखें, एग्जाम में लिखें, अपनी कॉपी में लिखें, तो आप खुद इन उत्तरों को लिख सकें, आपको कहीं से कोई हेल्प ना लेनी पड़े। तो मैं इतनी सरल और साधारण सी भाषा में आपको ये प्रश्नों के सारे उत्तर समझा देती हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी आगे ना हो और कोई दूसरी वीडियो आपको ना देखनी पड़े। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 9th हिंदी क्षितिज मेघ आए के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। गतिशील क्रियाओं का अर्थ है जो बातें मेघ के आने पर, बादलों के आने पर जो चीजें गांव में हो रही हैं उन चीजों के बारे में लिखना है आपको। तो इसका उत्तर है, बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाएं हुई हैं। सबसे पहला है बयार, यानी कि हवा। हवा नाचती गाती चलने लगी है। पेड़ झुकने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी गर्दन उठा उठाकर बादलों को देख रहे हैं। बादलों के आने से आंधी चलने लगी है। हवा तेज हो गई है और जितना भी धूल मिट्टी पड़ी है रास्ते में वो सब उड़ाने लग गई है आंधी। नदी मानो बाकी नजर उठाकर ठिठक गई है। नदी अपनी जवान नदी है, एकदम जवान युवती के रूप में नदी को दिखाया गया है, तो वो अपनी चंचल नजरों को उठा करके वहीं ठिठक गई है, यानी रुक गई है और वहीं से वो मेहमान को देख रही है, बादलों को देख रही है। पीपल का पेड़ झुकने लगा है। पीपल का पेड़ गांव में सबसे बुजुर्ग इंसान का प्रतीक है और वो झुक गया है, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं तो वो आदर के रूप में उसके आगे झुक गया है। लताएं, लताएं यानी पेड़ की शाखाएं, पेड़ की जो पतली पतली टहनियां होती हैं और वो पेड़ की मोटी टहनियों के पीछे जाकर के छिप गई हैं, यानी छोटी बच्चियां जो हैं वो बड़ी महिलाओं के पीछे छिप रही हैं। तालाब जल से भर गए हैं। पानी, मेघ आ गए हैं, बादल आ गए हैं, पानी बरसने लगा है, तो तालाब में पानी भर गया है। क्षितिज पर बिजली चमकने लगी है। क्षितिज का अर्थ है बच्चों जहां पर धरती और आकाश के मिलने का आभास होता है, जिस जगह पर उसे क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ क्षितिज पर बिजली चमकने लगी है, तो जब भी बादल आते हैं तो बिजली भी चमकती है। धारासार जल बरसने लगा है, जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए हैं। धारासार का अर्थ है लगातार, मूसलाधार, बहुत तेज बारिश होने लगी है और नदी पर जो जगह जगह बांध बनाए गए थे वो भी टूट गए हैं। यानी इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि जो गांव के लोग हैं मेहमान को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो उनका जो सब्र है वो टूट रहा है, वो बेसब्रे हो के उचक उचक के देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, धूल, पेड़, नदी, लता और ताल। आपको बताना है कि ये 5 चीजें कविता में मेघ आए के अनुसार, बादल आए के अनुसार तो ये धूल है, पेड़ है, नदी है, लता है और ताल है, लेकिन जब वो मेहमान के रूप में परिवर्तित हो रही है कविता की, मेहमान आ रहे हैं गाँव में, तो ये सब किसका प्रतीक है? प्रश्न में दिए गए जो शब्द हैं वो इस प्रकार से नीचे दिया गया है, इनके प्रतीक है। पहला है धूल। मेघ रूपी मेहमान के आने से उत्साहित, मतलब जोश में आ गई, अल्हड़ बालिका, थोड़ी कम उम्र की जो बच्ची है उसका प्रतीक है धूल। पेड़, पेड़ गांव का एक आम इंसान है जो मेहमान को देखने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा है, उत्सुक हो रहा है। नदी, नदी गांव की वो नव विवाहिता, मतलब नई नई शादी होकर जो गांव में आई हैं स्त्रियां, उनका प्रतीक है, जो घूंघट की ओर से तिरछी नजर से बादलों को देख रही हैं, यानी कि उनको घूंघट करना है। वो नई नई शादीशुदा आई हैं अभी तो गांव में, तो घूंघट भी कर रही हैं और घूंघट की ओर से वो तिरछी नजरों से मेहमान को भी देख रही हैं। लता, लता वो स्त्री है, वो नायिका है, हीरोइन है इस पोइम की, कि जिसका पति गांव में आया है और वो मायके में रह करके अपने पति का इंतजार कर रही थी और आज उसका पति आया है, तो लता उसे कहा गया है। ताल,
ताल हैं उस गांव के नौजवान लड़के, 18-20 साल के लड़के, जो आपकी उम्र के लड़के रहे होंगे, वो उस गांव के, उनको तालाब कहा गया है, जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाते हैं। बच्चों, गांव में एक रिवाज होता है कि बहुत दूर से मेहमान जब चलकर आता है तो उसे थकान हो जाती है और पाँव भी धूल मिट्टी से सने होते हैं। तो दोनों ही कारणों से मेहमान के पाँव धुलाए जाते हैं और घर के जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो परात में पानी लेकर आते हैं, मेहमान के पाँव उसी में रख करके पाँव को धोते हैं ताकि उनकी थकान भी उतर जाए और धूल मिट्टी भी हट जाए। तो यही कहा गया है कि जो तालाब है वो नवयुवक का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता किसका प्रतीक है? लता है उस नवविवाहिता का प्रतीक है। लता जिसका पति गांव में आ रहा है, तो वो उस मेहमान को, अपने पति को किस तरह से देख रही है और जिस भी तरह से वो देख रही है, ऐसे क्यों देख रही है? उत्तर है कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ कहते हैं दरवाजे को, दरवाजे की ओट में छिप करके देखा, क्योंकि वही नायिका है इस मेघ आए कविता की, जो हीरोइन है असली वो लता ही है और उसी का पति आ रहा है। तो वो अपने प्रियतम को कई दिनों के बाद देखने के कारण, क्योंकि बहुत लंबे समय से उसका पति नहीं आया था गांव में, इसलिए वो उससे रूठी हुई है, नाराज है। और दूसरी बात ये कि जब आ रहा है इतने दिनों के बाद वो मेहमान, तो वो उसको देखे बिना रह भी नहीं सकती, इसलिए वो किवाड़ की ओट में यानी दरवाजे के पीछे छिप करके देख रही है, ताकि मेहमान को पता भी न चले कि वो उसे देख रही है और वो उसे देख भी ले। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। 2 पंक्तियां दे रखी हैं। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, और बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। तो इसमें से पहला हम करते हैं, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। इस पंक्ति का भाव यह है कि 1 साल बीतने को हो रहा था, पर जो नवविवाहिता लता थी उसका पति मेघ यानी बादल उससे मिलने के लिए नहीं आया था, इसलिए लता के मन में ये शक पैदा हो गया था कि शायद मेघ आने से, अब मेघ उससे मिलने के लिए नहीं आएगा। उसके मन में ये भ्रम था यानी शक था। तो थोड़े समय के बाद मेघ आ गए। बहुत लंबे समय से मेघ नहीं आ रहे थे, यानी मेहमान यानी उसका पति नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसका पति गांव में आ गया है, यानी आसमान में बादल छा गए हैं। तो लता के मन में जो भ्रम था, शक था, वो बादल के आने से टूट गया और वो क्षमा मांगने लगी, माफी मांग रही है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप पर शक किया। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो मेघ आए कविता है, इसकी व्याख्या की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेघ आए कविता बहुत ही रोचक कविता है। इसमें 2 अर्थ साथ साथ चल रहे हैं, एक शाब्दिक अर्थ और एक प्रतीकात्मक अर्थ। शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो मेघ आए का मतलब होता है बादल आए, आसमान पर बादल छा गए हैं और बादलों के आने से गांव में जो भी बदलाव हुए हैं, लोगों का जो सोचना है, लोग जो जो काम कर रहे हैं, उसका वर्णन कविता के अंदर है। तो ये सीधी साधारण सी बात है कि बहुत लंबे समय के बाद जब आसमान में बादल छाते हैं और वर्षा होने वाली होती है, तो लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या गाँव में बदलाव आते हैं, ये तो साधारण बात है। लेकिन जो इसका प्रतीक अर्थ है कि मेघ आए यानी कि मेहमान आए। अब मेहमान कौन है? उसी गांव की एक लड़की है जो शादीशुदा है, लेकिन वो अपने मायके में है और उसका पति शहर में रहता है, और बहुत लंबे समय के बाद वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए शहर से गांव आया है। तो बड़े अच्छे कपड़े पहनकर बन-ठन के वो गांव में आया है, और गांव के लोग उचक उचक के उसे देख रहे हैं कि कैसा लगता है मेहमान। क्योंकि गांव में ये रिवाज होता है कि जो मेहमान है, गांव के एक घर का जो दामाद है, वो पूरे गांव का दामाद माना जाता है। सारे गांव वाले उसकी आओ भगत करने के लिए सामने आते हैं और उस बड़ा प्यार प्रेम से उसे मिलते हैं। तो इस तरह से कविता को 2 अर्थों में दिखाया गया है। तो ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है कि कविता में कौन से 2 अर्थ चल रहे हैं। और जो दूसरी पंक्तियां हैं, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, इसका अर्थ है कि मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी नवविवाहिता स्त्रियां रुक गई हैं और अपने घूंघट उठा उठाकर मेहमान को देख रही हैं। अब इस कविता का 5वां प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं? मेघ के आने से बयार चलने लगी है। बयार मतलब हवा, हवा चलने लगी है, पेड़ झुकने लगे हैं और आंधी और धूल चलने लगी है।
नदी बाकी होकर बहने लगी है, यानी जमान होकर के बहने लगी, यानी कि नदी में पानी भर गया है। बूढ़े पीपल झुकने लगे हैं, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगी हैं, तालाब जल से भर उठे हैं, आकाश में बादल छा गए हैं और अंत में धारासार वर्षा हुई, यानी कि मूसलाधार वर्षा हुई, बहुत तेज बारिश हुई। मेहमान के आने पर गांव की कन्याएं और युवतियां खुश हो जाती हैं। लोग अपने खिड़की और दरवाजे खोलकर उन्हें देखने लगते हैं। आते जाते लोग भी उन्हें गर्दन उठा उठा कर देखते हैं। नव युवतियों ने घूंघट सरका करके उन्हें देखा है। बूढ़ी स्त्रियां विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करती हैं और अतिथि की प्रिया मान करने लगती है, यानी कि नखरे करने लगती है। फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगती है और दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। 6th क्वेश्चन है, मेघों के लिए बन-ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? मेघों के लिए बन-ठन के सवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि बारिश के कारण बादल काले और भूरे रंग के होते हैं। जो बादल बरसते हैं वो काले रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। नीले आकाश में उनका रंग बहुत ही सुंदर लगता है और इसके अलावा गाँव में बादलों का बहुत महत्व है। बादलों का इंतजार किया जाता है। क्यों जानते हैं आप गांव में बादलों का इंतजार क्यों होता है? क्योंकि गांव का जो मुख्य व्यवसाय है खेती बाड़ी है और खेती के लिए बादलों का बहुत महत्व है। इसलिए गांव के लोग बादलों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और यदि किसी की बेटी, शादीशुदा बेटी मायके में रह रही है तो वो लोग अपने दामाद का भी उतनी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि वो आए और बेटी को लेकर के जाए। तो इसलिए ये कविता जो दो अर्थों में चल रही है, दोनों का महत्व समान है। अगला प्रश्न है, कविता में आए मानवीकरण और रूपक अलंकार के उदाहरण खोज करके लिखो कि कविता की कौन सी पंक्ति में मानवीकरण है और कौन सी पंक्ति में रूपक अलंकार है। देखिए, मानवीकरण तो लगभग इस पूरी कविता में मानवीकरण है क्योंकि मेघों का मानवीकरण कर दिया गया है। मेघ आए, इस तरह से बात की जा रही है कि जैसे कोई इंसान ही आ रहा है। तो पूरी कविता ऑलमोस्ट मानवीकरण है। फिर भी कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं जिनमें मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ पर किसी प्राकृतिक वस्तु से ऐसा काम करवाया जा रहा है जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है, तो फिर उन पंक्तियों को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यहाँ पर मेघ आए बड़े बन-ठन के, अब बनना ठनना तो इंसान के ही बस की बात है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण है। आगे है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और आगे आगे नाचते गाते हुए हवा चल रही है। और नाचना गाना भी मनुष्य का काम है और इन्होंने यहाँ पर हवा से वो काम करा रखा है, तो यहाँ पर हवा का मानवीकरण हुआ है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झुक कर झांक रहे हैं, गर्दन उठा उठा कर देख रहे हैं, कभी झुक रहे हैं कभी गर्दन उठा कर देख रहे हैं मेहमान को। तो ये काम मनुष्य ही कर सकता है कि गर्दन को झुकाना और उठाना। पेड़ों से करवाया गया है, इसलिए पेड़ों का मानवीकरण हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। अगली पंक्ति है, धूल भागी घाघरा उठाए। अब घाघरा उठाकर धूल भाग रही है, कौन कर सकता है घाघरा उठाकर भागने का काम? कोई मनुष्य कर सकता है। करवाया किससे गया? धूल से। प्राकृतिक चीज है धूल, इसका मतलब यहाँ पर धूल का मानवीकरण कर दिया गया है। तो कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी। नदी अपनी शरारती नजरों से देख रही है और ठिठक गई है, रुक गई है। तो ये शरारती नजरों से देखना ये भी कोई मनुष्य ही कर सकता है और नदी से ये काम करवाया गया है, इसलिए नदी का मानवीकरण हुआ है। तो इस पंक्ति मानवीकरण अलंकार है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार ली, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो सबसे पहले आगे आते हैं और मेहमान का आदर सत्कार करते हैं। जो काम यहाँ पर बूढ़े पीपल से करवाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। 7वां है, बरस बास उधलिनी बोली अकुलाई लता ओठ हो की वार की। अब भाई लता कैसे बोल सकती है? लता तो पेड़ की शाखा होती है, वो कैसे बोल सकती है? तो ये बोलने का काम तो कोई मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। हर्षायो ताल लाया पानी परात भर के। अब खुश हुआ तालाब पानी भर के परात ले आया है। ला सकता है क्या तालाब परात भर पानी? कोई इंसान ही परात को उठा के ला सकता है पानी वाली। तो लेकिन करवाया किससे गया ये काम? यहाँ पर ताल से, यानी तालाब से करवाया गया है। तो यहाँ पर भी हो गया मानवीकरण अलंकार। क्षितिज अटारी गहराई। यहाँ पर क्षितिज और अटारी के बीच में ये योजक चिन्ह है, हाइफन का निशान है, ऐसा योजक चिन्ह है।
तो जहाँ पर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है और आगे और पीछे वाले शब्द को एक दूसरे की उपमा दी गई होती है और दोनों को समरूप कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर है क्षितिज रूपी अटारी, यानी अटारी जो होती है ना घर में जो परछत्ती जिसे हम कहते हैं, छत के नीचे एक और जो छत होती है तो उसे अटारी कहते हैं। और क्षितिज रूपी अटारी कहा गया है, वो गहरा गई है, वहां पे अंधेरा छाने लगा है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। कविता में अनेक रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है, जैसे मेहमान के आने की सूचना पाकर सारा गांव खुश हो जाता है। मार्मिक का मतलब क्या है बच्चों? मार्मिक का मतलब है मन को छूने वाला, यानी जिसके अंदर मर्म होता है, भावना होती है, दर्द होता है, उसे मार्मिक कहते हैं। जो हमारे मन को छूता है उसे मार्मिक कहते हैं। तो ये बात किसी के भी मन को छू जाएगी कि मेहमान एक के घर में आ रहा है और पूरा गांव खुश हो रहा है, तो ये मार्मिक चित्रण हुआ है। दूसरा है उत्साहित और जिज्ञासु होकर लोगों का मेहमान को देखना, घर के बुजुर्ग द्वारा मेहमान का आदर सत्कार करना, मेहमान के पैर धोने के लिए थाल में पानी भर कर लाना और नव विवाहिता स्त्री द्वारा घूंघट की ओर से मेहमान को देखना, मायके वालों की उपस्थिति में नव विवाहिता नायिका द्वारा अपने पति से बात ना करना। ये सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो मार्मिक हैं, बहुत ही मन को छूते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। मेघ रूपी शहरी पाहुन के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठा। शीतल बयार यानी कि ठंडी हवा नाचती गाती हुई पाहुन के आगे आगे चलने लगी। पाहुन का मतलब है मेहमान, मेहमान के आगे आगे चलने लगी है। सभी ग्राम वासी यानी गांव के लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं ताकि वे मेहमान के दर्शन कर सकें। पेड़ उचक उचक कर मेहमान को देखने लगे हैं। आंधी अपना घाघरा उठाकर दौड़ रही है। नदी शरारती नजरों से मेघ की सजधज को देखकर हैरान हो गई है। गांव के पुराने पीपल ने भी मानो झुककर नमस्कार किया है। आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट में जाकर छिप गई है और कह रही है कि तुमने बरसों बाद हमारी सुध ली है। सुध यानी कि याद करना, याद आना किसी की, उसे कहते हैं सुध लेना, हाल समाचार जानना। गांव का तालाब मेहमान के स्वागत में पानी की परात भरकर लाया है। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई है। अब ये देखिए, क्षितिज रूपी अटारी, अभी हमने पढ़ा था ना पिछले क्वेश्चन में कि क्षितिज रूपी अटारी में रूपक अलंकार है। तो ये देखिए अर्थ में रूपी आया है, रूपी आने का मतलब है रूपक अलंकार है। और अटारी का मैंने आपको मतलब बताया था कि परछत्ती, लोग एक घर में जमा हो जाते हैं ना, उनकी छतों पे जमा आते हैं देखने के लिए कि मेहमान आ रहा है, कैसा है, क्या है, हम भी देखें, तो छतों पे जाके लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए कवि ने लिखा कि क्षितिज रूपी अटारी गहराई, मतलब वो गहरी हो गई है, यानी कि वहां भीड़ बढ़ गई है। बिजली चमकने लगी है और इस तरह से पूरा गांव उल्लास से भर गया, खुशी से भर गया है। प्रश्न नंबर 10 है, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, इसमें काव्य सौंदर्य लिखना है। इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज सवर कर आने का सुंदर चित्रण हुआ है। और इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य है कि पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, इसमें ज्यों शब्द आया है, ये ज्यों शब्द आया है और ज्यों शब्द सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती है हमें, अगर ज्यों शब्द आ जाए किसी भी काव्य पंक्ति में तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बड़े बनठन के में अनुप्रास अलंकार है। ब और नौ की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो ये तो है अलंकार जो इस पंक्ति में प्रयोग हुए हैं। इसके अलावा इसके काव्य सौंदर्य में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। आधुनिक काल की कविता है इसलिए खड़ी बोली है। इसमें रचना तुकांत युक्त है, यानी कि जो कविता की पंक्तियों के आखिरी शब्द हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं, यानी पानी सानी ऐसे मिलते जुलते शब्द वहां पर रखे गए हैं, तो उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं।
दृश्य बिंब साकार हो उठा है। यानी जब हम कविता को पढ़ते हैं तो जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका सीन हमारी आंखों के सामने खुद ब खुद आ जाता है, तो उसे कहते हैं दृश्य बिंब साकार हो उठा है। माधुर्य गुण है, यानी इसमें बहुत मधुरता, मिठास है इस कविता के अंदर। तो ये तो था इस कविता का ही काव्य सौंदर्य था। किसी भी पंक्ति का पूछ लिया जाए तो यही काव्य सौंदर्य होता है। सिर्फ अलंकार शायद उस पंक्ति में कुछ अलग हो सकते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स यही रहेंगे कविता की किसी भी पंक्ति का काव्य सौंदर्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अब है रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न। वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। जब आपके शहर में, जहां पर भी आप रह रहे हैं, कमेंट में बताइएगा आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपके शहर में जब वर्षा ऋतु अब आने ही वाली है, तो वर्षा ऋतु जब आती है तो आपके वहां पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो आप बताइएगा। वर्षा के आने पर आकाश बादलों से घिर जाता है, ऑब्वियस बात है। धूप अपना बस्ता समेट के जाने कहाँ छिप जाती है। चारों ओर छायादार रोशनी दिखने लगती है। घरों में हलचल बढ़ जाती है। बिल्कुल, घरों के बाहर का जो सामान होता है उसको अंदर फटाफट डाला जाता है कि बारिश आने वाली, भीग जाएगा, कपड़े उतार लो, जल्दी से अंदर रख दो, है ना। और बच्चों को बुला दिया जाता है कि अंदर आ जाओ, भीग जाओगे, कीचड़ में नहीं खेलो। स्त्रियां आंगन में रखा अपना सामान समेटने लगती हैं। सड़कों पर आना जाना बहुत कम हो जाता है। काले और रंग बिरंगे छाते दिखने लगते हैं। पशु पक्षी किसी न किसी ओट में जाकर के छिप जाते हैं, पेड़ों में, टहनियों में जाके छिप जाते हैं। रास्ते में पानी भर जाता है। बच्चे तो बड़े मजे में बारिश का आनंद लेते हुए बारिश में नहाने लगते हैं, खेलने लगते हैं। घर की छतों पर चले जाते हैं बच्चे और छत में जाके बारिश में नहाते हैं। इस तरह से वर्षा का माहौल जो है, वातावरण में यही परिवर्तन आते हैं। घर में पकौड़ियाँ बनने लगती हैं, चाय बनने लगती है, समोसे आने लगते हैं, गर्मा गर्म खाए जाते हैं जो वर्षा ऋतु में। तो इस तरह का परिवर्तन होता है। आपने क्या नया किया वर्षा ऋतु में, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है भाई? किसी भी पेड़ को कह सकता था वो बड़ा बुजुर्ग, ये बताइए कि पीपल को ही क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है कि पीपल का पेड़ आकार में बहुत बड़ा होता है, हरा भरा भी होता है और छायादार होने के साथ साथ पीपल के पेड़ को बहुत शुभ मानते हैं। आपने सुना होगा पीपल के पेड़ की पूजा होती है। शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाया जाता है, पीपल की पूजा की जाती है। पूजा पाठ और हर मांगलिक कार्य में इसका पूजन किया जाता है, इसलिए कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग कहा है। और दूसरी बात यह भी है कि पीपल का पेड़ ना बहुत सालों तक जीवित रहता है। किसी दूसरे पेड़ की इतनी उम्र नहीं होती है जितनी पीपल के पेड़ की होती है, तो इसलिए उसे बुजुर्ग कहा गया है। अगला प्रश्न है, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में, पाहुन यानी मेहमान के रूप में चित्रित किया गया है। राइट, किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि को, अतिथि यानी दामाद को, कई जगहों पर जो बेटी का पति होता है, दामाद जो होता है, उसे मेहमान ही कहते हैं, उसे दामाद जी नहीं कहते हैं, मेहमान आए हैं कहते हैं, को विशेष महत्व प्राप्त है। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जो बेटी का पति होता है उसको विशेष महत्व प्राप्त होता है अपने ससुराल में। लेकिन बहुओं के साथ ये उल्टा है, लड़कियों को नहीं मिलता है, सिर्फ लड़कों को ये इज्जत दी जाती है। लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। ये भी हम देख रहे हैं कि आज समाज परिवर्तित हुआ है। लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, नौकरी पर हैं, पति और पत्नी दोनों बराबर का काम कर रहे हैं, तो इस महत्व में भी कमी आई है। अब दामाद को उस नज़र से देखना कम हो गया है जो आज से कुछ साल पहले तक देखा जाता था। बड़े ही आदरणीय उन्हें माना जाता था, लेकिन अब क्योंकि लड़कियां भी पढ़ लिख कर समान स्तर पर कार्य कर रही हैं, तो इसलिए उनके पति को उतनी इज्जत अब नहीं मिल पा रही है। आपको इसका क्या कारण लगता है? ऐसा परिवर्तन क्यों आया है? क्या कारण है आपके अनुसार? देखिए बच्चों, ये आप रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं, तो आप जैसा महसूस करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, आप इनके उत्तर उस हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने अपनी सोच के हिसाब से उत्तर दिए हैं, आप चाहें इन्हें बदल सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति में बच्चों को पूरी छूट होती है कि वो किस तरह से उस प्रश्न का उत्तर दें, अपने विचारों के अनुसार सुंदरता से आप उत्तर को बांध करके लिखें। तो मैंने जो उत्तर तैयार किया वो ये है, पहले गांव अपने अपने दायरों में सीमित होते थे, मतलब बहुत छोटे होते थे। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। गांव के लोगों का बाहर से संपर्क नहीं होता था, मतलब दूर के लोगों से उनका कुछ बोलचाल लेना देना ऐसा कुछ नहीं होता था।
हाँ, आता है यदा कदा आने वाले अतिथि का स्वागत भी बड़े मान सम्मान और उल्लास से होता था। मतलब गांव में अतिथि आना बहुत ही कम होता था। यही जो दामाद लोग ही होते थे वही अतिथि के रूप में वहां आया करते थे। बाकी लोग क्योंकि गांव कटे हुए होते थे, शहरों से दूर होते थे, बसें नहीं चलती थी, सड़कें नहीं थी उस जमाने में, तो बहुत कम लोग गाँव में आया करते थे। और जो कुछ लोग आते थे तो फिर उनकी बहुत इज्जत की जाती थी और लोग बड़े खुश भी होते थे कि चलो कितने सालों में आज कोई हमारे यहाँ आया है। गाँव वासियों के पास आव भगत के लिए समय भी होता था। उस समय ऐसे कोई भागम भाग की जिंदगी थी नहीं कि सुबह नौकरी पे जाना है। सब खेती बाड़ी करते थे, आराम से खेतों में गए आ गए वापस, और घर के बाहर ही खेत हैं सबके, कहीं आना जाना है नहीं, तो उनके पास समय भी होता था और भाव भी होता था। सबसे बड़ी बात यह है कि मन में भाव होना, इच्छा होना कि हमें किसी की इज्जत करनी है, हमें किसी के लिए समय देना है। अगर ये भाव हो, मन में इच्छा हो, तो आजकल की जो टफ लाइफ है जिसमें हमारे पास समय नहीं है, उसमें भी समय निकाला जा सकता है। तो उस समय भी था और भाव भी होता था। आज की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। मनुष्य के बाहर से संपर्क भी बढ़ गए हैं और काम भी बाहर ही पड़ता है मनुष्य का। हर मनुष्य हद से ज्यादा व्यस्त हो गया। अब तो समय किसी के पास है ही नहीं। उसका समय अपने ही स्वार्थ को पूरा करने में चला जाता है। यही कारण है कि आज अतिथि सत्कार की परंपरा का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब डेप्रिशिएट होना, कम हो जाना, घट गया है। ये तो हमारा एक रिवाज था कि मेहमान जब घर में आएंगे तो उनकी पूरी इज्जत की जाएगी, अपना काम छोड़ करके उनकी आवभगत की जाएगी। अब वो सब खत्म हो गया क्योंकि लोग स्वार्थी हो गए हैं, अपने लिए पैसा कमाने में लगे हुए हैं और इस कदर लगे हैं कि उन्हें समय है ही नहीं किसी भी तरीके से। तो इसलिए अब मेहमानों की आवभगत करने की परंपरा जो है वो खत्म हो गई है। तो बच्चों, ये था मेघ आए कविता के प्रश्नों का उत्तर। अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना है तो आपको एहसास हुआ होगा कि मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में व्याख्या करके आपको दिए हैं। मेरा ये करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप एक बार दुर्गा पाल मैम की क्लास का वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको दोबारा ये प्रश्नों के उत्तर याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप खुद से इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। मैंने आपको कविता का सार भी बताया है बीच में ही, बहुत कम शब्दों में, ताकि आपको समझ में आए कि कविता में है क्या, किस बारे में वो कविता है और किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उनका अर्थ समझाते हुए मैंने आपके उत्तरों की व्याख्या की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो के अंत में प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। और सबसे जरूरी, अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें कि आप किस प्रदेश से, किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं और वर्षा ऋतु में आपके यहाँ क्या किया जाता है। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.